कि विषय बहुत ब्रॉड है, मैं इस पे जाना नहीं चाहता, कुछ असुविधाएं भी हो सकती हैं। मैं उस समय में बोल रहा हूँ जहाँ मैं अपने भीतर ही समाज में भी नहीं बोल सकता, सच नहीं कह सकता और बाहर भी तो बोल ही नहीं सकता। मैं उस समय में बोल रहा हूँ, मेरे पास विचार बहुत है, कहने को बहुत चीजें हैं, लेकिन बहुत कठिनाई होती है कि कौन बात भीतर के लोगों को बाहर के लोगों को अच्छी ना लगे, टारगेट हो जाऊं, तो ये चीजें हैं। डॉक्टर अम्बेडकर अपनी परंपरा से, डॉक्टर अम्बेडकर की दृष्टि अपनी परंपरा के भीतर से विकसित हुई है, लेकिन अपनी परंपरा के यही सच है कि अपनी परंपरा के बाहर गए। इसमें कोई संकोच की बात नहीं, सब ओपन है, बहुत खुला है कि वो अपनी परंपरा के भीतर से आए, परंपरा के बाहर तक गए। अब ये जो परंपरा के बाहर गए हैं, इससे कई तरह की दिक्कतें हैं। लेकिन जो दलित साहित्य आंदोलन हिंदी क्षेत्र में, दलित साहित्य की तो बात काफी हुई है, हिंदी क्षेत्र में जो दलित लेखन हुआ, देखिए दलित साहित्य आंदोलन को स्थापित होने के लिए और स्वतंत्र रूप से स्थापित होने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी। आपको मैं बताना चाहूंगा कि मराठी में जब ये तय हो रहा था कि मराठी दलित साहित्य के केंद्र में किसकी विचारधारा होनी चाहिए, किसकी विचारधारा को केंद्रित होनी चाहिए, तो वहां ये कहा जा रहा था कि पहले जो है कहा गया कि बुद्ध की विचारधारा को केंद्रित करें, बाद में डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को ही केंद्रित करें। उत्तर भारत में जो दलित लेखन की परंपरा मराठी से बहुत पुरानी है, हमारे प्रोफेसर तुलसीराम जी ये कह रहे थे कि नहीं, बौद्ध साहित्य को भी दलित साहित्य मानना चाहिए। तो अगर बौद्ध साहित्य को दलित साहित्य, हालांकि अजीबों का साहित्य समाप्त हो गया है, अजूबे परंपरा तो दलितों की मूलभूत परंपरा है, तो उसको भी साहित्य माना जाना चाहिए। लेकिन अभी तक ये मानते हैं कि संतों के साहित्य से, संत रैदास के साहित्य से हिंदी क्षेत्र में दलित लेखन की परंपरा की शुरुआत होती है। इसके बाद आदि धर्मी आंदोलन, स्वामी अच्युतानंद दामोदर का आदि धर्मी आंदोलन है। आदि धर्मी आंदोलन से जो है के भीतर भी काफी दलित साहित्य लिखा गया है। उसके बाद 90 के दशक आया, 90 के दशक में काशीराम के बहुजन आंदोलन की पृष्ठभूमि मिली, उसे डॉक्टर अम्बेडकर की वैचारिकी भी मिली, साथ ही साथ हिंदी क्षेत्र की जो वैचारिक परंपरा थी वह भी थी। अब डॉक्टर अम्बेडकर की वैचारिकी की मुख्य चीजें क्या है? जाति व्यवस्था। अब जाति तोड़नी है कि जाति व्यवस्था तोड़नी है, ये प्रश्न जो है बहुत जटिल है और इस पर बहुत स्पष्ट नजरिया विकसित होना चाहिए कि जाति और जाति व्यवस्था का क्या अंतर संबंध है। इस जटिल संबंध को बहुत स्पष्ट परिभाषित होना चाहिए। इसको लेकर के बहुत से भ्रम है। सभी जातियों को, डॉक्टर धर्मवीर कहते हैं, सभी जातियों को समान मान लिया जाए तो कोई दिक्कत होगी। हायरार्की हटा दी थी जातियों के ऊपर से, तब तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो समस्या तो हायरार्की है ना, जातियां तो बिना वजह जो है कोसी जा रही है। जो कास्ट सिस्टम के विक्टिम्स हैं वो तो जातिगत हिंसा कुंठा से ग्रसित होने के कारण जाति ही मिटाने की बात कर रहे हैं, और जो जाति व्यवस्था से लाभान्वित वर्ग है वो तो अपनी जाति की उच्चता, श्रेष्ठता, उसे सब श्रेष्ठ बनाने, सबसे अधिक शक्तिशाली बनाने की बात करते हैं। तो फिर उनकी नजर से आप जाति को कैसे देखेंगे? वो तो जाति तोड़ने की काम नहीं करते। तो आप अकेले क्या करेंगे? एक जाति को बनाए रखना चाहता है, जाति व्यवस्था के अलावा जाति को समृद्ध करना चाहता, दूसरा जाति को लेकर हिंसा कुंठा से ग्रसित है। तो ये दोनों पक्ष जो है अलग अलग दिशा में क्यों जा रहे हैं? दोनों के बीच का कोई रास्ता तो होना चाहिए। दोनों के बीच का रास्ता ये है कि हायरार्की हटा दी जाए, सभी जातियों को समान मान लिया जाए। तो अम्बेडकर की वैचारिकी से साहित्य लिखा गया, आक्रोश का विरोध, प्रतिज्ञाएं, सारी चीजें आती हैं। दलित साहित्य की स्वतंत्रता की बातें बहुत लंबी चीजें हैं।
मराठी में तो ये चीजें हैं कि वहां दलित शब्द की स्वीकृति के लिए बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा। फिर दलित साहित्य की स्वीकृति के लिए उत्तर भारत में भी बहुत संघर्ष करना पड़ा। कहे तो जातिवादी साहित्य कहा गया, अश्लील साहित्य है, भाषा की अश्लीलता की बात आई, फिर कला और सौंदर्य की बात आई, तो बहुत सी चीजें आई। यह भी कहा गया कि हम हमारे जो है साहित्यकार है हिंदी में, जो दलितों के बारे में लिखा है, दलितों के बारे से लिखने की क्या जरूरत है, लेकिन दलित साहित्यकारों ने उन हिंदी के साहित्यकारों की आलोचना की है और वैकल्पिक चिंतन लेके आए हैं, और इसीलिए लिटरेरी पैराडाइम्स बदला है, साहित्यिक विचार के जो बदले हैं। ऐसे नहीं हुआ, बहुत लंबा संघर्ष करना। और इधर भी जो लिटरेरी पैराडाइम्स काफी बदल करके नए आए हैं, तो उसके पीछे भी डॉक्टर अम्बेडकर के बाद जो वैचारिकी विकसित हुई उससे चलते आए हैं। डॉक्टर अम्बेडकर दलितों की गुलामी के केंद्र में क्या मानते थे? अनटचेबिलिटी। लेकिन अब यह चीज निकल के आई है कि गुलामी का भी ये आधार इससे भी ज्यादा भयानक आधार है, इसी की गुलामी। आज भी आप देख लीजिए, जो यूरोप में युद्ध होते हैं और कहीं भी होते हैं, तो आप देख रहे हैं जो शक्तिशाली से देश की सेना होती है, कमजोर देश की स्त्रियों के साथ बलात्कार करती है कि जिससे हम उसे बहुत आगे पैदा करें, जिसे हमारा विरोध करना बंद कर दें। तो डॉक्टर धर्मी ने क्या कहा? स्त्री की गुलामी ही दलितों की गुलामी के मूल में है। दलित स्त्री की मुक्ति नहीं, दलित कौम की मुक्ति होनी है। दलित स्त्रियों की पीड़ा अभी पूरी तरह साहित्य के धरातल पर नहीं आ सकी है। हमारे पास ऐसी लेखिकाएं बहुत कम है, जो है वो मित्र सत्ता खोज रही है, बाहरी झांसे में है। दलितों के भीतर कोई मित्र सत्ता नहीं है, मित्र सत्ता जैसी कोई अवधारणा या संस्था बिल्कुल नहीं बनी। या तो मानववाद की समानता की बात है। तो बहुत सी ऐसी चीजें आई है, एक तो जाति और जाति व्यवस्था के अंतर संबंध को लेकर के। देखिए, उत्तर भारत में संतों ने जाति व्यवस्था के प्रश्न उठाए थे और उससे आगे बढ़ना चाहिए था चिंतन। अब इधर से कि मराठी में डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने ढंग से फिर से वो सवाल उठाए, वहां प्रासंगिक रहे होंगे, लेकिन हमारे लिए था कि उससे आगे चीजें बढ़नी चाहिए। स्त्री का सवाल था, उन्होंने सही कहा, किसी भी समाज की प्रगति का आईना जो स्त्री की प्रगति होती है। यानी किसी भी समाज में समाज कितना विकास किया है या जो स्त्री के विकास के आधार पर तय किया जा सकता है। बिल्कुल सही कह रहे थे, लेकिन यह चिंतन और गहरा होना चाहिए था। गुलामी के केंद्र में दलित स्त्री की गुलामी है। दुनिया की कोई भी गुलाम कौम हो, उसकी सर्वाधिक गुलाम स्त्री ही होती है। डॉक्टर तहबीर स्त्री के नजरिए से दलितों की गुलामी को देख रहे हैं। लेकिन कोई भी जो साहित्यिक आंदोलन होता है वो इतिहास बोध के आधार पर विकसित होता है। इतिहास बोध इतिहास क्षेत्र में नहीं विकसित होगी तो वह आंदोलन स्थिर हो जाएगा। और ये बहुत जरूरी है, निरंतर विकसित होना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर की 1950 में जयंती मनाई जा रही थी, जय भीम पत्रिका छपी थी। डॉक्टर अम्बेडकर ने उसका उद्घाटन किया और उन्होंने कहा, देखिए इतिहास पुरुषों से प्रेरणा लेनी चाहिए, उन्हें व्यक्ति नायक बना करके पूजा नहीं करनी चाहिए, यानी दैवत्व प्रदान करके उनकी पूजा प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है, मैं तो बहुत अम्बेडकर जयंती में जाता था या मुख्य अतिथि होता था या अध्यक्ष होता था, तो मुझे बहुत परेशानी होती थी। मैं कहता था कहीं देखो मुझे वक्ता रखिए, मैं शुरू में गंभीरता से बात करता हूँ, फिर कोई जल्दबाजी नहीं। पहले तो घंटे माल्यार्पण होता था, इसके बाद जो फिर एक दूसरे का श्रृंगार कर रहे हैं, वैचारिक रूप से कुछ नहीं हुआ। मुझे बहुत परेशानी होती थी। इधर मैं नहीं जा पाता हूँ, कई गाँवों से भी नहीं जाता हूँ, क्योंकि मैं ईमानदार और सच बोलने वाला, न भीतर वाला स्वीकार कर पाएगा न बाहर वाला। तो ये बहुत संकट है।
डॉक्टर अम्बेडकर का जो हमारे लोग जो है दलित ही लोग डॉक्टर अम्बेडकर के चिंतन को सही ढंग से नहीं समझ पा रहे। उन्हें लगता है कि डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा नहीं गया, समझा नहीं गया। अरे समझने की कोशिश तो हो रही है ना, लेकिन जब आप देवत्व और व्यक्ति पूजा से आप मुक्त करेंगे, मुक्त होंगे, तब तो आप समझ पाएंगे डॉक्टर अम्बेडकर को, लेकिन उससे तो नहीं मुक्त होना। इसलिए मैं समझता हूँ अम्बेडकरवाद का विकास होना जरूरी है। अम्बेडकरवाद को अगर प्रासंगिक बनाना है तो उसका ऐतिहासिक आधार पर विकास जरूरी है। अम्बेडकरवाद का विकास इसलिए भी जरूरी है, अम्बेडकरवाद का विकास कैसे होगा? अम्बेडकरवाद की सीमाओं को समझ करके उसका विकास किया जा सकता। सीमाएं क्या है? स्वामी अच्युतानंद की कविताओं की बात कर रहे थे, उनकी पूरी कविताएं इतिहासबोध के आधार पर निर्मित हुई हैं और सिंधु घाटी सभ्यता तक उनके इतिहास के आयाम फैले हुए। डॉक्टर अम्बेडकर 1500 BC के पहले नहीं जाते, वह व्यवस्था के भीतर से इतिहास खोजते। मुझे लगता है कि डॉक्टर अम्बेडकर के पास दलितों के इतिहास, स्वतंत्र इतिहास की कोई रूपरेखा ही नहीं है। वह व्यवस्था के टाइप में फंसे हुए हैं, बुद्धिज्म के भीतर से इतिहास। हालांकि वह यह भी कह रहे हैं कि नागवंश जो दक्षिण में प्रकट करे जाते हैं, वह एक और समानांतर इतिहास हमारे सामने ला रहा है। वो काफी हद तक प्रामाणिक है, लेकिन उसको उन्होंने महत्व नहीं दिया। उनकी जो किताबें हैं शूद्र और अछूत पर, उसमें शूद्रों को क्या कहते हैं? ये तो सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। दलितों वाले इतिहास में कह रहे हैं कि वो जो है आज कोई नस्ली अवधारणा नहीं है। तो ये चीजें वो स्वीकार नहीं कर पाते। अब इसमें उनका मार्क्सवादियों से भी मिलकर के उन्होंने काम किया है। उनकी जो शिकायतें बहुत ऐतिहासिक किस्म की है, बहुत जायज है। उसको लेकर आलोचना उनके दूसरे पहलुओं को लेकर हुई। उन्होंने जो है बुद्धिज्म ग्रहण किया, यानी बौद्ध धर्म ग्रहण किया और शॉर्टकट रास्ता अपनाया। गांधी कह रहे थे, डब्ल्यू ने जो लिखा है, सारे मार्क्सवादियों ने लगभग लिखा, उन्होंने शॉर्टकट रास्ता अपनाया। ये आलोचना जायज है, लेकिन दलितों ने कभी स्वीकार नहीं किया। स्वीकार करना चाहिए। इस वैश्विक होने के साथ साथ बिना ईसाई भी क्या वैश्विक हो सकते हैं? अपनी परंपरा को छोड़ करके पराई परंपरा में जा करके क्या अपनी कौम को सम्मिलित कर सकते हैं? ये बहुत गंभीर सवाल है। दलित लगभग 5 धर्मों में गए। डॉक्टर दीनानाथ यही तो कह रहे थे डॉक्टर धामी के हवाले से कि 4 चौकड़ियां हैं, यानी पराई परंपराओं के भीतर हम इतिहास खोज रहे हैं और इतिहास दलितों के इतिहास तो दलितों की अपनी परंपरा के भीतर है। तो ये था कि डॉक्टर अम्बेडकर को चिंतन को विकसित किया जाए और उन्हें अपनी परंपरा के भीतर लाया जाए। उसमें भी लोगों को समस्या है। आजकल तो ये चीजें चल रही हैं, एक तरफ जो है देवत्व प्रदान करके पूजा पाठ हो रही है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है? डॉक्टर अम्बेडकर के जो हिंदू मुस्लिम, खासतौर से मुस्लिम से संबंधित जो चिंतन है, उसको संदर्भों से काट कर करके उन्हें मुस्लिम विरोधी सिद्ध किया जा रहा है। जो एक कथित रूप से दलित चिंतक था, उस समय एक पाखुबी अभियान के तहत कर रहा है कि उन्हें जो है मुस्लिम विरोधी सिद्ध किया जा सके, जिससे कि उनका आसानी से हिंदू सिद्ध किया जा सके और फिर जो है हिंदू भगवान के रूप में सिर्फ एक पुराना पात्र की कमी रह जाएगी। तो संकट भीतर बाहर से दोनों से। अध्ययन कम नहीं हुए, अध्ययन बहुत हुए, लेकिन हमारी अपनी अपनी राजनीति जो है उन्हें सही संदर्भों के में समझने की आगे आती है।
भगवान बना के आपको छोड़ना है। तो दलित ही अपने चिंतन को नष्ट करता है और फिर जब हड़प लिया जाता है तब कहता है मेरा तो चिंतन हड़प गया। दुनिया की सारी कौमें अपनी इतिहास परंपरा को बचाने के लिए मार मिटती है और दलित कौम क्या है अपने इतिहास को मिटाने के लिए संघर्ष करते हैं। तो मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं तो हमारे सामने समस्या इतनी ज्यादा है दलितों के भीतर, किसको हम कहें। तो उस समय जो है जैसे मैंने कहा कि काशीराम की भी पहचान की थी मुझे आंदोलन था। काशीराम केवल राजनीतिक नहीं थे, उनका जो बहुजन आंदोलन था बुद्धियों को उन्होंने बांसुरी से जोड़ा था। उन्होंने क्या किया, बहुजनों के जो है इतिहास का उत्खनन किया, सारे महापुरुषों को सामने लाए। तो अम्बेडकर की वैचारिकी के साथ साथ बहुजन आंदोलन की वैचारिकी भी थी और साथ ही साथ हिंदी क्षेत्र के दलित चिंतन की परंपरा भी थी। इसीलिए डॉक्टर दबीर ने कहा कि हिंदी क्षेत्र का जो दलित लेखन है, हिंदी क्षेत्र के दलित लेखन की धारा है वो अम्बेडकरवाद से भी आगे निकली हुई धारा है और मराठी के दलित लेखन से ज्यादा पुरानी परंपरा है। लेकिन लोग क्या कह रहे थे कि तो मराठी की कलम है, हिंदी क्षेत्र का लेखन लिख रहे थे, दलित व्याख्याएं दूसरे लोग कर रहे थे। लेकिन खैर एक बाद में चीजें समझी। अब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो भूना पाठ किया, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा, भूना पाठ किया, बौद्ध धर्मांतर किया, हिंदू कोड भी लेके आए। अब इनको दलितों की समस्याओं के समाधान के रूप में देखा जाता है। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं ये राजनीतिक सांस्कृतिक या पर्सनल लॉ की ये समस्याओं का समाधान नहीं है, तो खुद में समस्याएं हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अम्बेडकरवाद करना अम्बेडकर दर्शन और उसे बुराई के रूप में नहीं ग्रहण करना, सीमित दर्शन के रूप में ग्रहण करना। अम्बेडकरवाद का मतलब मेरी दृष्टि में अम्बेडकर दर्शन से। तो अम्बेडकरवाद को अगर प्रासंगिक, जैसे मैं कहा कि अम्बेडकरवाद को प्रासंगिक बनाना है तो आपको उसे ऐतिहासिक आधार पर विकसित करना होगा, नए सवालों को भी शामिल करना होगा। ये बात अलग है कि हर इतिहास पुरुष का एक समय होता है, एक इतिहास काल ऐतिहासिक कालखंड होता है, लेकिन वो बाद में भी विकसित हो सकता है क्योंकि उसके जो उस समय के जो संदर्भ है वो सीमित हो सकते हैं, लेकिन उसका चिंतन सीमित नहीं होता है। डॉक्टर अम्बेडकर खुद लिखते हैं कि मेरी लोकतंत्र मानवतावाद में गहरी आस्था है और इसी लोकतंत्र मानवतावाद के आधार पर उन्होंने आंतरिक उपनिवेशवाद की भी आलोचना की, अंग्रेजी उपनिवेशवाद की भी आलोचना। डॉक्टर अम्बेडकर ये कह रहे थे कि लोकतंत्र जो है संसदीय प्रणाली या सरकार के स्वरूप पर निर्भर नहीं है। लोकतंत्र तो लोगों की उस जीवन शैली में निहित है जो परस्पर आपस में मिलजुल कर रहते हैं। यही सोशल डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे। तो डेमोक्रेसी की जो उनकी अवधारणा है वो बहुत व्यापक है। अब इनको हमें इन अवधारणा को इसके रूप में नहीं लेना चाहिए। लोकतंत्र या मानवतावाद जो है केवल आइडियलिज्म के रूप में लोग ग्रहण करते हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक जो व्यवस्था होती है उसी के भीतर से मानवतावाद विकसित होता है। कोई मानवतावाद अलग से चीज नहीं है। इसलिए मानवतावाद की विचारधारा और व्यवस्था के अनुसार अलग अलग अवधारणाएं होती हैं। कई तरह की अवधारणाएं हो सकती है मानवता में। आप देखते हैं कि जो घोर मानवता विरोधी विचारधाराएं हैं उनका भी ह्यूमन फेस होता है। उन्हें आप कैसे सिद्ध करेंगे ये मानव विरोधी विचारधारा है? आइडियलिज्म कर देती है। तो मैं तो ये समझता हूँ डॉक्टर अम्बेडकर के लिए और हमारे लिए भी मानवतावाद को केवल आइडियलिज्म नहीं है, ऐसी व्यवस्था बने जिसके भीतर से मानवतावाद विकसित हो, बहुत होकर विकसित हो, सिर्फ आइडियलिज्म नहीं है। तो डॉक्टर अम्बेडकर की वैचारिकी के आधार पर दलित साहित्य चिंतन का अगर विकास करना है आज ये सवाल यही है, तो अम्बेडकरवाद का ऐतिहासिक आधार पर विकास करना ही होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं।
क्योंकि अमेरिकावाद की बहुत सी सीमाएं हैं, तात्काल उस समय की सीमाएं जो आज के समय में विकसित हो सकती है। जैसे अब बौद्ध देखिए धर्मांतरण उन्होंने की है, अब धर्मांतरण तो आप इतनी आसानी से क्यों ले रहे हैं? इधर किताबें विडम्बना है कि दलित उतनी अच्छी किताबें डॉक्टर अम्बेडकर पर नहीं लिख पाए, जितने बाहर के लोग लिखे हैं। स्कोप जाफरों की भी किताब है जो इसका हिंदी अनुवाद किया गया। डॉक्टर अम्बेडकर एंड अनटचेबिलिटी एनालाइजिंग एंड फाइटिंग कास्ट, उसका हिंदी अनुवाद है। 2019 में भी राजभवन से आई, दूसरा संस्करण आ गया 24 में। तो उस किताब में आप देखिए कि वो डॉक्टर अम्बेडकर नए तरह से विश्लेषण करती है, मूल्यांकन भी करती है पुस्तक। वो पुस्तक बताती है कि वो इस्लाम ईसाइयत की ओर गए, लेकिन ये कहा गया कि नहीं आप विदेशी धर्म में न जाइए। सिखों से बात की गई, अकालियों से, अकालियों ने विरोध किया, तब फिर क्या गए बुद्धिज्म की ओर गए। बुद्धिज्म के मैं बताना चाहूंगा, बुद्धिज्म के तो 1924 में ही 3 चीजें तय हो गई थी। 24 मई 1924 का नासिक में दिया गया भाषण उनका पढ़ दिया। उसमें उन्होंने कहा देशांतर, नामांतर, धर्मांतर की बात कही। देशांतर मैंने अफ्रीका, पापुआ न्यू गिनी, मॉरिशस आदि देशों में जाने की बात, तो कुछ गए भी उनके प्रेरणा से, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि यहाँ से वहाँ पे हमारी स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन वो अपनी व्यवस्था में हस्तक्षेप मानेंगे। तब उन्होंने उस आइडिया को ड्रॉप किया। फिर उन्होंने आदिवासी आंदोलन का विरोध किया, जो इस देश का सबसे व्यापक आंदोलन था। डॉक्टर अम्बेडकर का कोई आंदोलन अखिल भारतीय नहीं था, आदि धर्मी आंदोलन अखिल भारतीय था, जिसकी गुरुसाद मदन की बात कर रहे थे कि वह उत्तर भारत में जो है आदि हिंदू, पंजाब में आदि धर्म, आदि आंध्रा, आदि कर्नाटक, आदि द्रविड़, तो ये अखिल भारतीय आंदोलन थे। स्वामी अच्युतानंद इतने सशक्त व्यक्तित्व थे, तो उस समय देखिए एक तो बहुत बात स्पष्ट है कि उस समय जो दलितों के भीतर कई धाराएं थी, विरोधी धाराएं में नहीं कहूँगा, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर को ही अंतकाल नेतृत्व करने का अवसर मिला। जहाँ तक जाति न तो जाति के खिलाफ थे डॉक्टर अम्बेडकर, न जाति गर्व के खिलाफ, जाति पर वो गर्व करते थे। उन्होंने एक जगह लिखा है भाषण में कहा था उन्होंने कि महाराज जाति ने मेरा बहुत सहयोग किया। एक जगह वो लिख रहे हैं कि महाराज जाति जिस स्तर पर पहुंची हुई है दूसरी जाति नहीं पहुंची हुई है। तो ऐसा नहीं है कि वो जाति को लेकर बहुत हिंसा कुंठा से ग्रसित थे या जाति घर में उनका विश्वास नहीं था। अब इंडिपेंडेंट पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को 1936 में बनाया, उसने अधिकांश महारों को खड़ा किया। उन्होंने कहा कि भाई अंग्रेजी पढ़े लिखे होना चाहिए कि जिससे जो है बाकी जाति में हो सकता है उन्हें न मिले हो, चाहे न मिले हो। तो इस तरह की जो है डॉक्टर अम्बेडकर का जितना 40 वर्षों का संघर्ष है, जो उन्होंने किया वैचारिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, रणनीतिक रूप से जो काम किए, वो सबको समग्र रूप से देखने की जरूरत है। तभी उनकी वैचारिकी के बारे में कुछ हम निर्णय कर सकते हैं, नहीं तो बहुत कठिन। मार्क्सिज्म से उनका अनुमान विरोध नहीं था, लेकिन अंतर विरोध बहुत ज्यादा था। इसलिए उन्होंने कहा नहीं आपसे एक संभव नहीं है। बाद में भी अंतर विरोध बने रहे उसी तरह। दलित पुनः विचार कर सकते थे, लेकिन बाद में भी तो नहीं सुधार हुआ, आज तक सुधार नहीं हुआ, तो आंदोलन क्षणिक हुआ। अम्बेडकर का ऐतिहासिक विकास हम नहीं किया तो आज अम्बेडकर ढलान पर है। तो आखिरकार हमें कहीं तो मूल्यांकन की प्रणाली अपनाना पड़ेगा। आज जो पोस्ट अम्बेडकर था हम कहते हैं, वो अम्बेडकरवाद का मूल्यांकन करते हुए विकसित हुआ है, और उसकी ऐसी कोई बात नहीं है। उस पर संवाद करें लोग खुले दिमाग से, उसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई समस्या हो। बहुत स्वतंत्र रूप से विकसित हुआ है और स्वतंत्र चिंतन है। अम्बेडकर उसमें काफी सहयोग देते हैं। आप देखिए, आप बौद्ध धर्मांतरण को ले लीजिए, सिख, ईसाई, बौद्ध, इस्लाम, ईसाइयत, सिखिज्म, बुद्धिज्म,
और कुछ हिंदू या ब्राह्मण धर्म नहीं रह गए, 5 धर्मों में दलित हैं। इस्लाम ईसाइयत में जब बात आई कि नहीं, सिखों ने विरोध किया, तो कहाँ गए? बुद्धिज्म में। तो उस बीच जो है ये जो चीजें चल रही थी, ये तो बोनाफाइड को लेकर के जो हिंदू प्रतिरोध हुआ था, बौद्ध हिंदू धर्म छोड़ने को लेकर के जो प्रतिरोध हुआ था, हिंदू प्रतिरोध, डॉक्टर अम्बेडकर उससे बहुत डरे हुए थे। हिंदू महासभा का कहीं न कहीं इसमें दबाव है, जो बोनाफाइड भी हुआ, बौद्ध धर्मांतरण भी हुआ। लेकिन यह मैं बता दूं 1935 में उस घोषणा से नहीं कि हिंदू धर्म में जन्मा हूँ और हिंदू धर्म में मरूंगा, ये तो 1924 में 1924 को इन्होंने तय कर लिया था, देशांतर नामांतर धर्मांतर, आदि धर्म के खिलाफ, आदि धर्म के पक्ष में नहीं थे, उसके खिलाफ, इस पूरे आंदोलन के खिलाफ। तो जब विभिन्न धर्मों में आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, मानवता की बात कर रहे हैं, तो जब दलित कौम विभिन्न धर्मों में चली गई, तो फिर लोकतांत्रिक और मानवीय मूल्यों के लिए संघर्ष करने वाली जनता कहाँ रह गई? अपनी प्रेरणाओं से तो जनता विभिन्न पराई परंपराओं में चली गई। अब देख रहे हैं धर्मांतर से आज तक धर्म की पहचान नहीं बनी। बौद्ध धर्म में क्या आया? बौद्ध नहीं है, नाम बौद्ध है। ईसाई में क्या आया? मसीही समाज है, अछूत समाज के रूप में। सिखिज्म में क्या है? सिखिज्म में मजहबी, सिख में मजहबी समाज है। मुस्लिम में क्या है? मुस्लिम में पसमानदा है। तो वहां तो आप अछूत हो गए ना, तो धर्मांतर से तो धार्मिक पहचान हमारी नहीं बनी। तो धार्मिक संकट का समाधान होने के बजाय धार्मिक संकट और बढ़ा। इसलिए ये चीज आई कि जो चीजें होनी चाहिए अपनी परंपरा के आधार पर होनी चाहिए। परंपरा हमारी चढ़ नहीं गई। हम जो है घृणा करने वाले कौम के लोग नहीं थे, हमें कभी घृणा नहीं। हम मनुष्यता से हमेशा समृद्ध रहे हैं। मनुष्यता के मामले में हमारी कोई बराबरी नहीं कर सकता। कमा के खाने, श्रम करके खाने में और खिलाने में हमारी कोई बराबरी नहीं कर सकता। हम ना तो मनुष्यता से कम है, ना कुछ। सिर्फ हमारी पहचान नहीं बनने दी जा रही है, उसके आंतरिक कारण भी है, बाहर। इसलिए जो है कोई वैचारिक सहयोग करता है दलित चिंतन में, तो उससे हमें कोई परहेज नहीं है। लेकिन दलित चिंतन अपनी कीमत पर किसी पराये दर्शन को या चिंतन को स्वीकार करने की स्थिति में न था, न आए, न रहे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। अपने अच्छे भाषण से अम्बेडकर के विचारों को नए सिरे से देखने की कोशिश की है और आपने अच्युतानंद के संघर्ष को, तमाम उस समय के जितने भी समाज सुधारक थे उनके माध्यम से अम्बेडकर को देखने के लिए आपने तो ये आपके इस वक्तव्य से